नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी 2016 की जो वैकेंसीज निकली हुई थी उसके तहत भूगोल विषय पीजीटी की जो प्रश्न पत्र है पुराना, जिसकी परीक्षा जो है 2019 में हुई थी, उसके तहत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उसके बारे में इस पे हम डिस्कस करेंगे। आपको पूरे प्रश्न पत्र को बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्नों का क्या स्वरूप था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ज्यादा लॉजिकल थे या ज्यादा फैक्चुअल थे या कॉन्सेप्चुअल थे, तो आपको उनको समझना होगा। तो आइए आपको बताते चलें कि 2 घंटे की परीक्षा होती है, जिसके तहत 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिनको आपको सॉल्व करके देना होता है। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जो कुल अंकों का भार है वो 425 अंक है, अर्थात एक प्रश्न का जो अंक भार है वो 3.4 अंकों का है। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एक प्रमुख संयंत्र है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है भोपाल में, विशाखापट्टनम में, पिंजौर में एवं कोलकाता में। तो आप बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जो है वो पिंजौर में है। तो आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार का है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है। तो ये तो आप लोगों को मालूम ही है। ऑप्शन दिए हुए हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो हरियाणा जो है इसमें जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है। तीसरा जो प्रश्न है वह है कि एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उपसौर या पेरिहेलियन उसको बोलते हैं। ऑप्शंस और हैं अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। आपको बताते चले कि जब भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना है तो बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया, इसके लिए एक भी विकल्प सही होगा। जब एक विकल्प सही है तो 3 विकल्प और जो बचे हुए हैं, जैसे अपसौर हो गया, अपभू हो गया, उपभू हो गया, तो इनके लिए क्या प्रश्न बन सकता है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आप इतना सोच सकें। तो इस एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे। तो इसी तरह से आपको और भी बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयार करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कभी छूटने वाले नहीं है। तो आइए देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है, जो 4 नंबर प्रश्न है। तो लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है श्रम का अधिक उपयोग, दूसरा है आबादी का उच्च घनत्व, तीसरा है स्वामित्व का छोटा आकार, चौथा है मशीनरी पर जोर। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है जो विकल्प सही है वो है 1, 2 और 3। इसमें मशीनरी पर जोर नहीं दिया जाता है गहन खेती में। इसमें केवल श्रम का अधिक उपयोग होता है, आबादी का उच्च घनत्व होता है और स्वामित्व का छोटा आकार होता है। मतलब खेत जो है छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न देखे आप। अब आइए देखते हैं 5वां प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया। तो 5वां प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। तो विकल्प दिए हुए हैं बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण विकास और शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प दिए हुए हैं कि कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जा सकता है, दूसरा राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, तीसरा तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है, चौथा राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला रेगिस्तान है। तो ये चारों विकल्प में आपको बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई लगभग में सब सही है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो अधिकतम सही है वो आपको उठाना है। समझ रहे हैं, जैसे कपास जो काली मिट्टी हो उस पे कपास होता है वो मालूम है, लेकिन यहाँ शब्द आप देखना है, शब्दों का कमाल है कि कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वो असत्य हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो छठे का बी हो जाएगा कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, मतलब पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है कंपेयर टू पूर्वी भाग। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है कि तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र की जोड़ी बताइए। तो ये प्रश्न पूछा गया पहला घावर एवं
मस्जिद ए सुलेमान। दूसरा है पेशावर एवं रावलपिंडी। तीसरा है कालगोडली कूलगाड़ी। चौथा है रानीगंज झरिया। तो रानीगंज झरिया आप जानते हैं किस लिए है? किस लिए है बताइए? कोयला के लिए। कूलगाड़ी और कूलगाड़ी किसके लिए है? आपको मालूम होगा, सोने के लिए है। घावर एवं मस्जिद सुलेमान किस लिए है? आपको मालूम है, ये किस लिए है? तेल उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम तेल उत्पादन के लिए। तो ये विकल्प आपका 7 नंबर का पहला सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा उसके बाद जो प्रश्न है वो है कि स्वेज नहर ने किन 2 स्थानों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया? तो विकल्प में दिया हुआ है यूरोप एवं दक्षिण एशिया। दूसरा है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तीसरा है यूरोप और उत्तरी अमेरिका। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया। तो आपको मालूम है कि जो स्वेज नहर है उसकी जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1869 में, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 1956 में मिस्र के द्वारा। और आपको बताते चलें कि इसकी जो लंबाई है 169 किलोमीटर है। अब ये जो है दूरी कम करती है किसकी? यूरोप और दक्षिणी एशिया को। अब आपको ये भी बताते चले कि भारत, ये जब स्वेज नहर बनी तो भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो देखिए कितना फायदा उससे। तो आपको स्वेज नहर से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि स्वेज नहर के जो अरब सागर में जो उसका स्थल है, जो भी पोर्ट है वो कौन सा है, जो वेस्ट में जो पोर्ट है उसको क्या कहते हैं। तो ये भी पोर्ट आपको याद रखने, जैसे पोर्ट सईद है, पोर्ट स्वेज है। तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज कहाँ पे है आपको नक्शे पे देखना है। तो जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आपको खंगाल डालना है कि उससे और भी कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको बहुत सी आसानी होगी, आपके बहुत से प्रश्न बन जाएंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न जो विकल्प है वो है कि सफेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। दूसरा, सफेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। तीसरा है कि उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। चौथा है ड्वार्फ के 1 चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। तो अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, कोड की तरह भी प्रश्न आते हैं कि 1 2 3 4 सही है, 1 3 और 4 सही है, 2 3 और 4 सही है, 1 2 और 3 सही। तो आप बताइए कि क्या हो सकता है। तो इसमें यही है कि चारों विकल्प इसके सही हैं। तो आपको बताएं कि सौर मंडल के बारे में जब आपको लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, अभी तो पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसके बाद जब लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे तो आपको डिटेल में अच्छे से इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे केवल हमको देख लेना कि पेपर कैसे आता है। फिर उसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। तो यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं वरुण, अरुण, शनि और पृथ्वी। तो आज ही आपको रट डालना है कि सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है उनका क्रम क्या है। आप यहाँ शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे? सूर्य के बाद बुध आता है, बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद अरुण आता है, फिर वरुण आता है ना। तो आपको इस तरह से क्रम याद करना है। तो कितना दूरी पे है, सबसे पास में कौन सा है, पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है, पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है, समझ रहे हैं? पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रह कौन सा होता है, बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। इस तरह के बहुत से प्रश्न हर बार पीजीटी में पूछे जाते हैं। ये केवल इसी में नहीं पूछे जाते हैं, हर तरह के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। किसका घनत्व ज्यादा होता है, किसका कम होता है, कौन अपने अक्ष पर तेजी से घूम लेता है, किसके उपग्रह नहीं है, अगर है तो किसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो इसमें जो विकल्प सही है वो है वरुण। अगला जो है उसमें आपको सूचीबद्ध करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ उपनाम दिया है, दूसरी तरफ ग्रह दिया। तो ग्रहों को उपनाम बहुत से होते हैं, तो जैसे एक तरफ दिया हुआ हरा ग्रह, छल्लेदार ग्रह, लाल ग्रह, प्रातः एवं सांध्य का तारा, और दूसरी तरफ जो ग्रह की सूची दी है उसमें शुक्र, मंगल, अरुण और शनि दिया हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो हरा ग्रह किसको कहते हैं, आप बताइए। तो हरा ग्रह किसको कहते हैं? अगर आप बताते हैं तो हरा ग्रह कहते हैं अरुण को। ठीक है, और इसी तरह छल्लेदार ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। प्रातः या सांध्य का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो जब आप मिलाएंगे तो 3 4 2 1 मतलब कि ये आपका विकल्प नंबर सी सही हो गया। ठीक है,
तो देखिए आपसे वो कूट मिलाने को कहा गया, कोड मिलाने को कहा गया, कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है। तो पहला विकल्प है 26.5 दिन, 27.5 दिन, 28.5 दिन, 29.5 दिन। तो अब आप बताइए कि कौन सा होगा। तो 12 नंबर जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो है 29.5 दिन। अगला प्रश्न है कि मरमरा सागर जोड़ता है। तो मरमरा सागर किसको जोड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न, तो एजोग के साथ काला सागर को, एजियन सागर के साथ काला सागर को, एड्रियाटिक सागर के साथ भूमध्य सागर को, बाल्टिक के साथ उत्तरी सागर को। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो है एजियन सागर के साथ काला सागर को। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा सागर किसको जोड़ता है, आपको सभी सागर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 जो है विकल्प दिए हुए हैं उनका कोड है। तो पहला है कि रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं। रूपांतरित चट्टानें में जीवाश्म नहीं होता है। रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। रूपांतरित चट्टानों में धारियां होती हैं। तो 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 चारों सही। तो आप बताइए कि जो आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो आपका जो विकल्प सही है वो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मतलब सभी सही है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबद्ध नहीं है। तो है क्रेटर, काल्डेरा, प्यूमिस, अर्ग। तो आपको बताते चले कि इसमें जो अर्ग है वो ज्वालामुखी से संबद्ध नहीं है। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर वो है अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्लाह बांध का जो निर्माण हुआ है वो है आपका हुआ है भूकंप के द्वारा। तो विकल्प ए सही है। तो अब अल्लाह बांध के बारे में आपको पूरा डिटेल समझ लेना कि 2001 में जो भुज का भूकंप आया था उसमें कैसे हुआ था, उसको आपको पढ़ लेना है सही से किताबों से, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि इंसलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है ग्लेशियर से, बहता हुआ पानी से, भूमिगत पानी से, पवन संबंधित कार्यों से। तो इंसलबर्ग जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है पवन संबंधी कार्यों से, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको आज का काम क्या है कि पवन संबंधित अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं उनको आपको ध्यान रखना है। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी ज्वारनदमुख बनाती है। तो जो विकल्प दिए हुए हैं वो है गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, तापी। तो आपको बताते चलें कि जो इसका उत्तर है वो है तापी, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो भारत की जो ज्वारनदमुख बनाती है, कौन कौन सी हैं जो डेल्टा बनाती है, उनको आप क्रम से याद कर लीजिए, ठीक है। 19 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नदी नहीं है। तो विकल्प दिए हैं सिंधु नदी, गोमती नदी, सतलज नदी, काली नदी। तो 19 नंबर का जो उत्तर है वो है गोमती नदी। इस नई है जो कि फ्लड प्लेन में ही उत्पन्न होती है, मतलब गंगा के मैदान में ही उत्पन्न होती है और गंगा के मैदान में आके गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो आपको बताते चले फिर 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। तो आपके विकल्प दिए हुए हैं ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को, बाह्य अंतरतम और मेंटल को, तीसरा जो विकल्प है वो है आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम को, अगला जो प्रश्न विकल्प है वो है निचला क्रस्ट और मेंटल। तो जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो जो जोड़ती है आपको किसको जोड़ती है आप बताइए। तो बाह्य अंतरतम और मेंटल को, मतलब आउटर कोर और मेंटल को, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहा जाता है। पहला है अधिवृद्धि मतलब एग्रेडेशन, दूसरा है जलोढ़कन मतलब एलुविएशन, अनाच्छादन मतलब डेनिड्रेशन, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। तो 21 नंबर प्रश्न का क्या होगा, अधिवृद्धि उसको बोलते हैं, एग्रेडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द जनरल बिल्डिंग अप ऑफ लैंड सरफेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एग्रेडेशन, ओके। फिर उसके बाद 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया उसमें को देख लेते हैं। तो पूछा गया किर्लोस्कर समूह जो भारी एवं हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करती है वो है जर्मनी की कंपनी है, ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, भारत की कंपनी। तो आपको बताना क्या है, ये जो किर्लोस्कर समूह की जो कंपनी है वो कहाँ की है, वो है भारत की कंपनी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
अगला फिर जो 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। पहला है कार्बोनेशन, अपवर्णन, ऑक्सीकरण, विलयन। तो 23 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अपवर्णन, मतलब एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो 24 नंबर प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। तो 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकल्प दिए हुए हैं 4 कि ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। दूसरा है घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो प्रकार के हिमनदी हैं। तीसरा है हिमयुग भूमि के समस्थितिक समायोजन को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न जो विकल्प है वो है हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। तो जो 24 नंबर है उसका उत्तर है कि ग्लेशियर एक बहने वाली बंद जो है प्रणाली है, जबकि ये कथन क्या है, गलत है, असत्य है। तो ऊपर प्रश्न आप पढ़िएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया है 25 नंबर, अरोरा बोरियालिस होता है कहाँ पे होता है, बहिर्मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में। तो अरोरा बोरियालिस सभी लोग जानते ही हो कि कहाँ पे है, तो वो है आयन मंडल में। उसके बाद आपको देखना है 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं। विकल्प दिए हुए हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। इसकी अंग्रेजी साइड में दी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो 26 नंबर उसका उत्तर है कि सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। ओके, अब 26 नंबर प्रश्न हो गया। अब 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न सतहों में से किसकी एल्बिडो सबसे अधिक है, मतलब सतह की प्रतिबिंबित जो गुणवत्ता है इसकी सबसे अधिक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है झील, बर्फ की चादर, चावल के खेत, गेहूं का खेत। तो जो बर्फ होती है उसकी सबसे ज्यादा एल्बिडो होती है, लगभग 90% के आसपास होती है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न का इसका जो उत्तर है वो है बर्फ की चादर। अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उत्तर दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा अंकित की गई। दूसरा है कि अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाले क्षेत्र में होती है। तीसरा है उत्तर एवं दक्षिण में 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य कम वर्षा अंकित की गई। चौथा जो विकल्प है अक्षांश 0 से 10 डिग्री दक्षिण में अक्षांश 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तर की अक्षांश की अपेक्षा अधिक वर्षा होती। तो अब आप दिमाग लगाइए, बताइए कि कौन सा विकल्प जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सत्य नहीं विकल्प है वो है डी, मतलब कि जो दक्षिणी अक्षांश है 0 से 10 डिग्री और जो 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो जो 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसमें अधिक वर्षा जो है नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब जो है 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न जो है उसमें पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकल्प दिए हुए हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश देते हैं। दूसरा विकल्प है उन्हें फिलीपींस में ताइफू के नाम से जाना जाता है। वे 8 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में उद्गमित होते हैं। वे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 29 नंबर का जो ऑप्शन सही है वो है आपका दूसरा, उन्हें फिलीपींस में ताइफू के नाम से जाना जाता है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, और सभी कथन सही है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि फिलीपींस में उन्हें कहते क्या है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है चीन में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, समझ रहे हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं। तो ये आपका काम है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आप एक्सप्लोर करिए। अब उसके बाद जो है देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है। विकल्प दिया हुआ है दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, पछुआ पवनों द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। तो आपको मालूम ही होगा, तो इसका जो उत्तर है वो है उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 30 नंबर की विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो जो इसका उत्तर है वो है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आर्कटिक महासागर में जो
है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वाइडेस्ट पाया जाता है, सबसे ज्यादा चौड़ा पाया जाता है, विस्तृत पाया जाता है। ठीक है, अब जो है प्रश्न पूछा गया 32 नंबर की सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है भागीरथी एवं अलकनंदा में, मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, नर्मदा और ताप्ती में, यमुना और चंबल में। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग जो है प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ 32 नंबर का होगा कि भागीरथी एवं अलकनंदा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस तरह के देखिए आप बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब जिसने ध्यान नहीं दिया और पढ़ लिया कौन सा कथन सत्य है, बस नहीं भूल गया, काम हो गया, बाहर हो गया। तो सिलेक्शन लेने के पहले आपको शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो 33 नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकल्प दिए हुए हैं कि महाद्वीपीय मगनतट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। ठीक है, दूसरा है कि महाद्वीपीय मगनतट ग्रेनाइट से निर्मित है। तीसरा है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है। चौथा है सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मगनतट अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो जो 33 है उसका होगा डी। ठीक है, तो डी क्यों होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो विस्तृत मगनतट है वो कहाँ के हैं, इसके पहले आपको बताया गया है कहाँ पे है, वो है आपके आर्कटिक महासागर में। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी। अब जो है आपका है 34 नंबर। अब 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ कि टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते हुए अपघर्षित निक्षेप हैं। दूसरा, टर्बिडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं। तीसरा है टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। चौथा है टर्बिडाइट सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदुरी परतें हैं। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प सही है वो है टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। ठीक है, ये आपका विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न है कि आईटीसी के बारे में क्या सही है। तो विकल्प दिए हुए हैं, यह उच्च दाब कटिबंध है। दूसरा, यह अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तीसरा, यह वायु व्यापार का रूपांतरण के क्षेत्र है। चौथा, यह पछुआ पवनों के अभिसरण के क्षेत्र है। तो आप जानते हैं इसका विकल्प क्या है कि यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। इट इज ए जोन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब जो है देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है। तो आपके विकल्प दिए हुए हैं अंगुलहास, एंटलीज, हम्बोल्ट, क्यूरोसियो। तो आपको मालूम है कि कौन सी ठंडी जलधारा है। तो जो ठंडी जलधारा है वो है हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है कि परिहमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियां पिंगो पाई जाती हैं कहाँ पे। पहला ऑप्शन है अलास्का में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा मैक्सिको में, चौथा चीन में। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपको जो विकल्प है वो है अलास्का में। ठीक है, अब 38 नंबर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। जो विकल्प दिए हुए हैं वो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसका जो विकल्प है कौन सा सही है आप बताइए। तो इसका जो विकल्प सही है वो है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से लौह अयस्क उत्पादकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। तो इसमें पूछा गया अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा आएगा फिर कम आएगा फिर कम आएगा। तो यहाँ पे जो अवरोही क्रम में जो मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है, वो आपका क्या है, चीन का है। किसका है, चीन का। तो उसके बाद दूसरा किसका जो है उत्पादन है, तो जो दूसरा उत्पादन है आपका वो है ब्राजील का। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो उत्पादन है वो किसका है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का, और चौथा है भारत का। तो यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला होगा। पहला कौन सा होगा, ये आपका होगा 3, 2, 1, 4। ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि मुख्य शिकार वाले जानवर हैं। तो मुख्य शिकार वाले जानवर कौन कौन से हैं। विकल्प दिए हुए हैं मछली और समुद्री शेर, दूसरा रेंडियर और व्हेल, तीसरा मछली और कैरिबू, चौथा कैरिबू और कस्तूरी लोमड़ी। तो 40 नंबर का जो विकल्प का उत्तर है वो है सी, मतलब मछली और कैरिबू। ठीक, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा छोटा शहर है, मतलब जो सबसे छोटा शहर है। तो 4 बी दिए हुए शहर, उनमें से कौन सबसे छोटा शहर है।
तो ऑप्शन दिया हुआ है मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर और ओसाका। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा शहर है वो है कुआलालंपुर। फिर उसके बाद 42 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। विकल्प दिए हुए हैं दस्त ए लुट, गोबी, लद्दाख, कराकुम। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प सही है वो आपका मालूम है कि कौन सा है, कि जो ठंडा रेगिस्तान नहीं है। तो 42 का है दस्त ए लुट। ठीक है, और सभी ठंडे हैं। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपका 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। मतलब कि उस जलवायु प्रदेश का नाम बताना है जहां पे इस तरह की विशेषताएं पाई जाती। तो विकल्प दिया हुआ अफ्रीका सवाना, मध्य एशियाई स्टेपीज, उत्तरी अमेरिकी घास के मैदान, ऑस्ट्रेलियाई घास के मैदान। तो आपका जो विकल्प यहाँ पे सही है वो है मध्य एशियाई स्टेपीज। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका 44 नंबर प्रश्न, उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो नहीं आप ध्यान रखिएगा बहुत सा, यहाँ पे कभी कभी आप जल्दबाजी में रहते हैं फिर सही पे टिक लगा के आ जाते हैं। तो बटवा जनजाति कांगो बेसिन, इन्यूट मध्य एशिया, रुवाल जनजाति सऊदी अरब, सेमांग मलेशिया। तो यहाँ पे जो युग्म सही नहीं है वो आपका है 44 नंबर का इन्यूट मध्य एशिया। ठीक है, अब देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न। केम की संरचना होती है पंख से, गोलाश्म से, बजरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का जो है वो है बजरी से। ठीक है, 45 का सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण ला नीना को माना गया है। ला नीना किस प्रकार एल नीना से भिन्न है। तो आपको ला नीना और एल नीना के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों के आने से क्या प्रभाव पड़ता है वैश्विक वर्षा वितरण पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या विकल्प दिए हैं। तो विकल्प है ला नीना का वर्णन विषुववृत्तीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया गया। दूसरा है एल नीना का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से विकल्प दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या ना एक सही है ना दो सही है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि ना एक सही है ना दो सही है। ठीक, मतलब डी। अब अगला प्रश्न पूछा गया है 47 का कि कोरी क्रीक स्थित है बंगाल की खाड़ी में, पाक की जलसंधि में, कच्छ के रन में और लाल सागर में। तो आपका विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा, कच्छ के रन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है। तीसरा, दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल एक दो, एक तीन या एक दो तीन। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सा है। तो इसमें जो है आपका है एक और तीन, 48 नंबर का एक और तीन। मतलब कि भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है और दक्षिणी और पश्चिमी भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो ये आपका विकल्प जो बोर्ड है उसके द्वारा इसका उत्तर दिया गया। ठीक है, तो आपका ये 48 नंबर हो गया, 48 का सी। अब देख लेते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर है कि भारतीय मानक रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना कि किन किन से होकर गुजरती है। तो किन से गुजरती है उसके अलावा छोड़ के से नहीं गुजरती। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप बताइए कि कौन सा है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती। ठीक है, अब 50 नंबर देख लेते हैं कि हिंद या भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। यूनानी, रोमन, चाइनीज, अरब। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया तो इसका उत्तर दिया गया है अरब। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है। विकल्प दिया हुआ ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है वो है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिस्थितियों में से कौन सा गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है। ठीक है, तो मध्यम तापमान मध्यम वर्षा, उच्च तापमान भारी वर्षा, उच्च तापमान मध्यम वर्षा, कम तापमान कम वर्षा। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है
वो है आपका मध्यम तापमान मध्यम वर्षा, गेहूं की खेती के लिए अच्छा युग्म है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर ए सही है 52 का। अब देख लेते हैं 53 नंबर कि विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तीसरा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चौथा 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे 53 नंबर का क्या है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 20 नॉर्थ से 40 नॉर्थ। ठीक है, अब देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आपका, हाँ ये आपका 53 हो गया। ठीक है, अब 54 नंबर प्रश्न पूछा गया कि बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो यहाँ पे प्रश्न का जो विकल्प है वो है अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सईद, समझ रहे हैं, और बेगांजी। तो अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सुएज और जो ये है ये तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो 54 नंबर का जो बी है वहां पे मतलब ये है कि आपको सुएज नहीं जाना होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण के लिए जाना जाता है? यमुनानगर, बल्लारपुर, रायागढ़, सतना। निम्नलिखित में से कोड का उपयोग करते सही विकल्प आपको चुनना है। 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही है आपका वो है ए, मतलब 1 2 3, यमुनानगर, बल्लारपुर, रायागढ़। ठीक है, ये पेपर विनिर्माण के लिए उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं सेब की खेती के लिए, केला की खेती के लिए, अंगूर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए। तो ये तो आपके लिए वेल नोन फैक्ट है कि केसर की खेती के लिए करेवा जो है मिट्टी जानी जाती है। अगला प्रश्न जो 57 नंबर है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो है झुकाव, और सूर्य का घूर्णन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा और चौथा सही है। तो आप बताइए, आप इसको अच्छे से जानते होंगे। तो पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के जो उत्तरदायी कारक हैं वो है 2 और 3। तो मतलब क्या हो गया आपका विकल्प नंबर बी सही है आपका, ये 2 नंबर। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न पूछा गया कि सागर तल पर वातावरण का कितना दबाव डाला जाता है? ठीक है, तो वातावरण द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसके लिए विकल्प दिया हुआ है 1013.25 मिलीबार, 1012.75 मिलीबार, 1010.25 मिलीबार, 1021.5 मिलीबार। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो है आपका 58 का ए, 1013.25 मिलीबार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है? विकल्प दिए हुए हैं एल नीनो, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, ध्रुवी अग्र, और उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। तो इसका जो उत्तर सही है वो है आपका डी, मतलब उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक, अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया 60 नंबर कि चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उच्च पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है आपका वो है 60 का डी, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो चंदन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा गया कि फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? क्षारीय, अम्लीय, जलाक्रांत, अतिरिक्त मृदा के साथ मिट्टी। तो अगर कोई किस्म किस प्रकार की किस्म है, मतलब अगर क्षारीय है तो क्या मिलाया जाए तो जिप्सम की वजह से सही हो जाए, मतलब अगर क्षारीय है तब जिप्सम मिलाया जाए, या अम्लीय है तब मिलाया जाए, या जलाक्रांत है तब मिलाया जाए। तो 61 का जो विकल्प सही है वो है क्षारीय। अगर कोई मिट्टी क्षारीय है तो उसमें अगर जिप्सम मिला देते हैं तो फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे विकल्प है आपका जो सही है वो है क्षारीय। अब 62 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया? टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई, HSL दुर्गापुर। तो आप बताइए कि कौन सा है? इसमें है HSL राउरकेला। तो राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया लौह इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो 63 का जो विकल्प सही है वो है उत्तर प्रदेश।
फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह तो आपको जानते ही होंगे। विकल्प दिए हैं केरल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो 64 का जो सही है वो है केरल। अगला 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 2011 तक दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। दूसरा है कि उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिए लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? आपको 65 नंबर का जो है आपको देना है। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक और ना एक दो सही है। ठीक है, तो आपका 65 का जो दिया हुआ है वो है आपका एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है 66 नंबर की डूरंड रेखा निम्नलिखित में से अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और अफगानिस्तान को, भारत और चीन को, चीन और रूस को। तो 66 का जो विकल्प सही है वो है भारत और अफगानिस्तान को। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है 80 किलोमीटर की जो रेखा लगती है वो क्या है? डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। तो सबसे कम मतलब जो है सबसे कम लंबाई की रेखा लगती है। अब जो है 67 नंबर जो प्रश्न है उसके देख लेते हैं कि किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? विच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टीवेशन? तो आपके विकल्प दिए हुए हैं चाय, कॉफी, धान, सरसों। तो आप जानते हैं ये तो आप लोग के यहाँ होता है। तो ये जो है आपका है धान। अगला प्रश्न जो है 68 नंबर कि कॉपर, सोना, लोहा, कोयला जुड़े हुए हैं और उनसे मतलब ये चार दिए हुए हैं, चारों के जो है खानों के नाम दिए हैं, उनका क्रम देखना है। तो पहला है कोलार, कुंद्रेमुख, खेतड़ी, झरिया। अगला है खेतड़ी, कोलार, कुंद्रेमुख, झरिया। अगला है कुंद्रेमुख, कोलार, खेतड़ी, झरिया। अगला है कोलार, खेतड़ी, झरिया, कुंद्रेमुख। तो कॉपर जो है वो खेतड़ी में होता है, सोना कोलार में होता है, लोहा कुंद्रेमुख में होता है और कोयला झरिया में होता है। तो इसका विकल्प क्या हो गया 68 का? वो हो गया आपका बी, 68 का बी। अब उसके बाद 69 नंबर देख लेते हैं कि सघन सन्निवेश, सन्निवेश का मतलब बसाव, पाया जाता है कहाँ? रेगिस्तानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, सागर तटीय क्षेत्र में, जलोढ़ मैदान में। तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके जलोढ़ मैदान में। ठीक है, एलुवियल प्लेन्स में। अब उसके बाद प्रश्न बनता है 70 नंबर, निम्नलिखित में से वनों में से एक में बबूल और बबाब पेड़ पाए जाते हैं? तो टुंड्रा में, सवाना में, ज्वारी वनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 का जो है वो है सवाना में। तो सवाना में जो है बबूल और बबाओ के पेड़ पाए जाते हैं। तो चलिए 30 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, काफी 70 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके 75 क्वेश्चन जो और बचे हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, आपके कितने बचे हुए? नहीं 75 नहीं, आपके 30 और 25 55 क्वेश्चन बचे हुए, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है कि खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या है? तो 100 से लेके 200 अरब तक, 250 से लेके 300 अरब तक, 300 से लेके 350 अरब तक, 350 से लेके 400 अरब तक। तो आप बताइए कि कौन सा है? तो लगभग में 100 से 200 अरब तक जो है आकाश गंगाओं की संख्या ब्रह्मांड में। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प दिया हुआ है कि सौरमंडल के सभी ग्रह की संरचना भिन्न भिन्न होती है, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है, सूर्य के समीपी ग्रह चट्टान और धातुओं से निर्मित है जो कि उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने हैं जो कि उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं। तो आपके विकल्प कोड दिए हुए हैं, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो यहाँ पे जो आपका सही है 72 का वो है आपका सी, मतलब 1 2 और 3 सही, मतलब 4 आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके ये दिए हुए हैं कि सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बे को सनस्पॉट कहा जाता है। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री ठंडे होते हैं। एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में
घटती बढ़ती है। तो ये 4 आपके दिए हुए हैं, वाक्य दिए हैं। अब आपको कोड यूज करना है कि 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 3 4 सही है, या 1 2 3 4 सही, मतलब चारों सही है। तो 73 का है डी, मतलब कि आपका सभी सही है इसमें से। ठीक है, तो आपको देखिए कि काफी टाइम लगता है चीजों को समझने में, इसलिए वहां पे आपको 2 घंटे में पूरा मैनेज करना है कि आप 2 घंटे में पूरा पेपर कर पाए। अब उसके बाद 74 नंबर जो प्रश्न है वो उसको देख लेते हैं। तो 74 नंबर प्रश्न है कि यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिवको संयंत्र आधारित है ताप ऊर्जा पर, जल विद्युत ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर, या गैस ऊर्जा पे। तो आपका जो 74 है वो है आपका गैस ऊर्जा पे। ठीक है, 75 नंबर जो है उसको देख लेते हैं। यह कथन किसका है कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं इससे जो है पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो ये इमैनुअल कांट ने कहा था। और विकल्प जो है वो है चैम्बरलिन, जेम्स एंड जेफरीज, लाप्लास, कांट, और ये दिए हुए। ठीक है, तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है कांट, 75 नंबर का सी। ठीक है, अब जो है 76 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है। वह एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो 76 का आपका हो जाएगा सी, ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा पृथ्वी परत पर पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। स्लेट बलुआ पत्थर, सिस्ट सेल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर। तो 70 का जो है ये सही है, जो कि मिलान नहीं है और सभी मिलान है, स्लेट का बलुआ पत्थर। ठीक है, अब 78 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है। ऑप्शंस दिए हुए हैं एंथ्राक्साइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो 78 का जो आपका सही है वो है आपका ए, क्या 78 का ए, एंथ्राक्साइट। ठीक है, अगला जो है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सबसे छोटा, किस पर सबसे छोटा दिन होता है। तो जो सबसे छोटा दिन होता है वो आपका होता है ए, मतलब पृथ्वी पर। ठीक है, विकल्प और कौन से हैं, मंगल, बुध, शुक्र। अब देख लेते हैं 80 नंबर प्रश्न कि अपरदन के सामान्य चक्र की अवधारणा किसने दी थी। तो सामान्य चक्र का जो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिवन बाय द WM डेविस, पेंग, स्ट्रॉलर, थॉर्नबरी। किसने दिया था, वो दिया था आपका जो है डेविस ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प दिए हुए, नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में होता है। द मैक्सिमम लोड ऑफ द रिवर मूव्स इन सस्पेंशन। दूसरा दिया हुआ है कि नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। ए रिवर इरोडेड इट्स वर्टिकल बैंक मोर देन द जेंटल बैंक। ठीक है, तीसरा दिया हुआ कि नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। मोर द लोड ऑफ रिवर लेस इज द इरोजिव कैपेसिटी। ठीक है, जो चौथा विकल्प है वो है कि जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। ए रिवर ट्रांसपोर्ट्स मोर लोड व्हेन द वेलोसिटी इज हाई। तो आप ये 4 विकल्प में से बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये विकल्प नंबर 3 सही है आपका, सी। समझ रहे क्या है, सी सही है कि नदी का भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम होती है। तो ये दिया हुआ कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये शायद इसको निकाल दिया गया था, जो है इसको हटा दिया गया था प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो ये जो आपको उत्तर दिया गया है ये सी वाला, ये डाउट है, इसको ये जो उत्तर दिया गया बोर्ड द्वारा दिया गया। ठीक है, आप इसको आपको इस पे एनालिसिस करना है, आपको देखना है। अगला जो है सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रश्न हैं जिनको जो बोर्ड है, चयन बोर्ड, उसने डिलीट किया। तो 6 प्रश्न ऐसे थे जिनको चयन बोर्ड ने डिलीट किया था, उन पे हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। तो अभी केवल देख लेते हैं कि चयन बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट दिया गया है, जो आंसर की दी गई वो, और जो प्रश्न पूछे गए उनका स्वरूप क्या है। तो 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं। कैनेडियन शील्ड में, पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में, साइबेरियाई क्षेत्र में। तो 82 का जो सही है वो है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा जो है झीलें पाई जाती है। ठीक है, अब 83 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। नदी, विसर्ग, प्राकृतिक बांध, संदूर या याजू। तो आपका जो है क्या सही नहीं है, क्या संबंधित नहीं है नदी से। तो आपका 83 का है सी, संदूर। ठीक है, मियांडर, नेचुरल लेवी और याजू तीनों उससे जुड़ा हुआ है। अब आपका 83 हो गया। आप 84 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके जो विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं, कौन कौन से।
लोयस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है कि लोयस सिंचाई वाले क्षेत्र में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। लोयस एक बहुत बड़ा जमाव हुआंगहो घाटी में पाया जाता है। लोयस मिसिसिपी घाटी, पैटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो 1, 2, 3 सही है, या 1, 3, 4 सही है, या 2, 3, 4 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है। तो आप बताइए। तो इसमें चारों सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। सागर तल सीमा से बना है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको आपको शब्दों को ध्यान से पढ़ना है कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, कि सियाल सीमा पर तैरता है। आपको सोचना होगा ना, तो आपको बताना होगा कि कौन सी आपका सही है। तो ये आपका विकल्प क्या है, असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है। इसका मतलब कि 85 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी। अब 86 नंबर देख लेते हैं कि कोल शब्द संबंधित है किससे, ग्लेशियरों से, नदियों से, भूमिगत जल से, समुद्र की लहरों से। तो कोल शब्द संबंधित है वो ग्लेशियरों से। ठीक, तो ये आपका 86 का उत्तर हो गया ए। अब 87 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। अपरदन के अन्य कारकों जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। ठीक है। विकल्प क्या दिए हैं कि केवल एक सही, केवल दो सही, 1, 2 दोनों सही हैं, या 1 या 2 दोनों नहीं सही है। तो आपका विकल्प है कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखीय महासागरों में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर, शांत पवन पेटी में। तो आपका जो विकल्प है 88 का वो कौन सा सही है, वो है बी, कि उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थितियां पाई जाती है। ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध है। भूमिबद्ध मतलब कि स्थल रुद्ध है, समझ रहे हैं। तो स्थल रुद्ध कौन सा है, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, हंगरी। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो कौन सा है आप बताइएगा, यह है हंगरी। अगला है कि यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर होगी। तो ध्रुवों पर कितनी होगी, 40%, 43%, 42% और 20%। तो आप 90 का बताइए कौन सा सही है, वो है 42%। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम के बारे में लिखित में से कौन सा सही है। यह समताप मंडल में गति करता है, यह पश्चिम से पूर्व की में गति करता है, यह घुमावदार मोड़ों में गति करता है, यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 91 का कि यह समताप मंडल में गति करता है। ठीक, ये कथन सही नहीं है। 91 का ए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो देख लेते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान निम्नलिखित में से किसके आसपास दर्ज किया था। भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के, मकर रेखा के, उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला के। तो आप बताइए कि कौन में है। तो 92 का आपका है तो 92 का आपको जो देख लेना है वो है बी। बी का मतलब कर्क रेखा के पास सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखना है 93। ठीक है, 93 प्रश्न देख लेना है। 93 क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे ग्रही पवनों के लिए एक अवरोध माना गया। अश्वक्षांश को, मानसून पवनों को, गरजती चालीसा को, चीखती साठा को। 93 उसका विकल्प है बी, मतलब कि मानसून पवनों को। ठीक है। अब 94 देख लेते हैं कि समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है भूमि, समुद्री जीवन, उल्कापिंड या ज्वालामुखी। तो 94 का है ए, भूमि में समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है। 95 देख लेते हैं। प्रश्न 95 वो है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो बास जलडमरूबंद ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। टारस जलडमरूबंद ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। कुक जलडमरूबंद न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करती है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है 95 का, वो है आपका डी, ग्रेट बैरियर रीफ न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। ठीक। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो वो है शैवाल तट और भित्तियों का, महाद्वीपीय मग्न तटों का,
खुले महासागरों का, ज्वारनदमुखी नदियों का। ठीक है, तो ज्वारनदमुखी नदी है। तो ज्वारी नदियों का जो मुख होता है वो क्या होता है, उसमें पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा होता है वो है, इसमें जो विकल्पों के अनुसार है वो है शैवाल, तल और भित्तियों का। ठीक है, तो 96 का ए। अब 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी? समुद्री गाय, समुद्री शेर, सील मछली, दरियाई घोड़ा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ए सही है, समुद्री गाय। ठीक है, सी काऊ। अब 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। तो 98 नंबर जो प्रश्न है उसका आप विकल्प सोचिए कि क्या कौन सा सही है। तो उसका सही है कि भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि जर्मनी में हिमघर को कहा जाता है, मतलब सर्प को क्या कहा जाता है? हिमटोपिया, नुनाटक, कार, हिमसृंग। तो 99 का जो सही है वो है आपका कार, उनको कहा जाता है कार। ठीक, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। चना, गेहूं, बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा सिंचित फसलें हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 2, 3, मतलब तीनों। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सी वर्षा सिंचित है। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द एबव इज आर रेन फेड क्रॉप्स। तो रेन फेड क्रॉप्स कौन कौन सी है? तो आपका 100 नंबर का सी, मतलब कि केवल 3 नंबर ऐसा है, मतलब बाजरा, जो कि क्या है, वो है वर्षा सिंचित। ठीक, अब अगला प्रश्न है 101 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा और नाइजर। तो जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आपका कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम भंडारण की में समृद्ध नहीं है? अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, मिस्र। तो कौन सा आपका समृद्ध नहीं है? वो है मोरक्को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा है आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। तीसरा, एस्किमोज तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं। तो आपका इसमें से जो विकल्प सही है, कौन सा सही हो सकता है कि 1, 2 सही हो सकता है, 1, 2, 3 सही हो सकता है, 1 और 3 सही हो सकता है, या 2 या 3 सही हो सकता है। तो आपका जो 103 का जो सही है वो है आपका 1, 2, 3, मतलब तीनों सही है। ठीक है, अब जो है आपका जो देखना है, नहीं आपको 103 नंबर है ना, तो आपको इसमें जो है आपका जो सही है वो है आपका बी, मतलब 1, 2, 3 तीनों सही। ठीक, अब अगला जो है आपको देखना है 104 नंबर प्रश्न। तो 104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? अक्साम्बो घाना, हुवर बांध यूएसए, कुरोबेगावा बांध जापान, वारे गेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें बताना कि कौन सा बांध नहीं जो है सही से मैच नहीं खा रहा है। तो 94 का आपका डी, वारे गेम्बा जो बांध है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है और ऊपर वाले अपने अपने देशों में। ठीक है, अब 105 नंबर जो प्रश्न है वो है कि किलिमंजारो पर्वत स्थित है केन्या में, सोमालिया में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में। तो किलिमंजारो पर्वत जानते हैं कहाँ पे है? वो 105 नंबर में, वो है आपका तंजानिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सेमेटिक जनजाति नहीं है? अरबी, मिस्रवासी, ईरानी, यहूदी। तो इसमें से जो आपका सेमेटिक जनजाति नहीं है वो है आपकी ईरानी। कौन सी? ईरानी। ये आपका 106 का सी। अब 107 देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो 107 का जो है वो है केरल। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहलाता है। उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है। ठीक है, तो 108 का जो है वो है
तीनों सही है, मतलब कि 1, 2 तीनों सही। ठीक, 109 नंबर पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारत में परियोजना टाइगर 1973 में प्रवर्तित की गई। बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल 1, 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और 1, 2, 3 सही है। तो आपका जो इसमें 109 में सही है वो है आपका 1, 2, 3, मतलब तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? शीत मरुस्थल, देहांग देबांग, कंचनजंगा और उसके अलावा नंदा देवी। यहाँ देखिए बहुत कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ लिखा खंडचेंडजोंगा, यहाँ पे आप देखिए खंडचेंडजोंगा कि है क्या? कंचनजंगा। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पे जो स्थित है वो है आपका कंचनजंगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? तो कौन सी फसल जो सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं। तो जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है वो है आपकी कौन सी? 111 का ए, ये दिया हुआ है कहाँ पे? मक्का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका देख लेते हैं। 112 कि विली विली है समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाए जाने वाले एक प्रकार का वृक्ष। एक हवा जो रेगिस्तान में उड़ाती है। तीसरा, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चौथा, लक्षद्वीप समूह के पास पाई जाने वाली एक तरह की आम मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है 112 का जो है सी, इसका उत्तर सही है कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विलीज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? तो कुल उत्पादन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन है? चावल है, क्योंकि जहां उत्पादन होता है वहीं उसका ज्यादा खपत हो जाता है। ठीक है, तो 113 का आपका ए सही है। आपके विकल्प और देख लीजिए, कॉफी है, गेहूं है और रबड़। अगला प्रश्न है 114 नंबर कि डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है पूर्ण सौर ग्रहण के शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्र की समग्रता निशान के साथ, केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो 114 का जो विकल्प सही है वो है आपका सी, केवल परिधीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। 115 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 115 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई? मतलब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कौन था है? तो वो है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पे आपका है पश्चिमी घाट। ठीक, अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उल्टी कर दी जाए, ठीक है, उल्टी दी जाती है या उलट दी जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि पर जब दोपहर होगा तो IST पे क्या होगा? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे क्या होगा? ठीक है, तो एक सुबह 6:30 बजा होगा, 5:30 पे होगा, या 6:30 पे होगा, या आपको 5:30 शाम को होगा। ठीक, अब आपको इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, अब आपको दिमाग लगा के बताइएगा कि क्या कितना बजा होगा? तो बजा होगा सुबह का 6:30। ठीक है, इसको आप दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा। अब आपको हिंट दे देते हैं कि जो 1 घंटे में जो होता है टाइमिंग वो 15 डिग्री का इंटरवल पे अंतर होता है। ठीक है, और पूरी पृथ्वी कितनी है? 360 डिग्री। ठीक है, तो आप लगाइए दिमाग। जो IST है वो 82.5 डिग्री, और आप जानते ही अंतरराष्ट्रीय तिथि का क्या है? 180 डिग्री। आप दिमाग लगाइए। ठीक, अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? टीक जम्मू और कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन केरल, सुंदरी पश्चिम बंगाल। तो जोड़ा सही है, सुंदरी वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। 117 का डी। अगला है जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत में कौन सा नाम दिया गया? हिट एंड रन सिद्धांत, ज्वारीय परिकल्पना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, गैसीय सिद्धांत। तो जेम्स और जीन्स द्वारा व जेफरीज द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो है ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के बाद अपवर्तित हो जाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, पी और एस तरंगे दोनों, या एल तरंगे। तो 119 का जो है वो है पी तरंगे। ठीक, अगला है प्रश्न कि आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनोस्फीयर। तो आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? विकल्प दिया हुआ कि यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती हैं, यह वातावरण की ठंडी परत है, यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। जो 120 का जो सही है वो है आपका यह वातावरण की जो है क्या? ठंडी परत होती है।
ठीक है, ये सब आपका सत्य नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 121 कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है इसलिए वह हवाएं शुष्क रहती हैं, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, चौथा है कि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आते हैं जिस कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती। तो 121 का डी ही सही है, मतलब यही सही है आपका। अगला है कि अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट? तो है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान, शुष्क मौसम, पवनों का बहुत कम वेग, सिंधु गंगा के मैदान पर कम दबाव प्रणाली। तो 122 को जो सही है वो है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून कहाँ आएगा? पहले ऑप्शन दिया हुआ जो है हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सिंधु गंगा का मैदान। तो जो विकल्प सही है वो कौन सा है आपका? 123 का सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा, कान्हा। तो आप जानते हैं तो प्रश्न आपको पेरियार। अब लास्ट प्रश्न जो है वो भी आप देख लीजिए भाई। तो आपको 125 नंबर प्रश्न है। तो कुल 125 प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का जो धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? हु प्रिपेयर द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? तो विकल्प दिए हुए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको बताते चला कि जो भारत का टोपो शीट्स होता है या टोपोग्राफिकल मैप्स होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पीजीटी ज्योग्राफी या टीजीटी ज्योग्राफी से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सभी मॉडल पेपर्स, सभी पुराने पेपर्स सॉल्व कराए जाएंगे इस चैनल के तहत। इसके अलावा आपको एक बाई एक टॉपिक पूरे सिलेबस पे आपको चीजें बताई जाएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।